धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं, जिसमें हम देश दुनिया की बातें करते हैं। पहले हिस्से में और खबर के दूसरे हिस्से में आपको बताते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। लेकिन आज शुरुआत में एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिस पर आप लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए। तो क्या होगा वो मुद्दा, उससे पहले स्वागत कर लेते हैं केके जी का, यानी कृष्णकांत जी का, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि उनके वीडियो का लिंक नहीं मिल पाता है जो उनके चैनल का है, तो हमारे कम्युनिटी टैब पे वो लिंक है। वैसे अगर आप सर्च करेंगे केके एजुकेट्स के नाम से, वो आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। बात कर लेते हैं कुछ विशेष अंधभक्ति को लेकर। मुझे लगता है आज जो सत्ता चल रही है देश में, लोगों को लगता है साहब एसबीआई ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट दे दी है चुनावी बॉन्ड पे और अब सरकार बेनकाब हो जाएगी। सरकार तो पहले से बेनकाब है और वो शायद राम रहीम और आशा राम की तरह काम कर रही है। उसके भक्त आज भी पिताजी कहते हैं, उसके भक्त आज भी उसको बापू कहते हैं। आप लोग, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि हमें इस बात को समझना चाहिए, यह जरूरी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए, एसबीआई ने अंततः मजबूरी में उसको इलेक्शन कमीशन को थमा दिया। हो सकता है पब्लिक डोमेन में भी आ जाए चुनाव के पहले। इससे अंतर क्या पड़ता है? मुख्य मुद्दा यह है, जो अंधभक्त हैं, जो इस लिहाज से भाजपा आरएसएस को सपोर्ट कर रहे हैं कि उसके सपोर्ट करने से अल्पसंख्यकों को दबाया जाएगा, चीन और पाकिस्तान को लाल आंखें दिखाई जा रही हैं और हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है, हालांकि उनको कुछ मिलने वाला नहीं। उनको ये बातें पता है, उनके उनके लिए कुछ भी नया चीज नहीं। उनको पता है कि अंबानी, अदानी और दूसरे जो पूंजीपति वर्ग हैं कैसे हमें लूट रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनको भी पता है बातें, कुछ भी नया चीज नहीं है। जैसे ईवीएम में यदि हेरफेर हो रहा है, या दोनों पक्ष में होने वाला है। इसलिए जो हम उछल रहे हैं, कूद मचा रहे हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने एक महान काम कर दिया, प्रजातंत्र वापस बहाल हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बस यह दिखाने के लिए एक और तमाशा हो रहा है। गोदी मीडिया हंगामा कर रहा है, हम लोग भी बोल रहे हैं। मुख्य मुद्दा कहीं और है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। वह यह है कि पूंजी द्वारा हमारा शोषण, हमें भिन्न भिन्न वर्गों में बांट देना, भिन्न भिन्न घटकों में बांट देना, आपस में हमारी एकता खत्म कर देना, और हमारे मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई वगैरह वगैरह की, उस पर से ध्यान अलग करना। जी। लेकिन जब अंधभक्ति छड़ी पड़ी है, फिर आप क्या कर लेंगे? मैं फिर आपके सामने दोहराऊं, राम रहीम बलात्कारी साबित हो चुका, हत्यारा साबित हो चुका, फिर भी पिताजी बना बैठा है। आशाराम बलात्कारी साबित हो चुका है, सजा काट रहा है, फिर भी वो बापू बना बैठा है। वैसे ही ये सरकार काम कर रही है कि इसके खिलाफ चाहे महिला उत्पीड़न के आरोप लग जाए, इसके खिलाफ चाहे बड़े बड़े घोटालों के आरोप लग जाए, इस पर चाहे हत्या जैसे संगीन मामले पता नहीं कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे वो लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता ही। मैंने संक्षिप्त में कहा था, आपने कई उदाहरण दे दिए। ऐसे भी उदाहरण लें कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो पकड़े गए हैं अपराध में, पकड़े गए हैं घूसखोरी में, पकड़े गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में, भाजपा में जाते हैं, सारे केस गए। तो यह तो खुलेआम है। भाजपा की सरकार यदि बन जाती है बिहार में, नीतीश कुमार वही है, सारी सत्ता वही है, सारी लूट तंत्र वही है। अब आरजेडी से अलग होकर भाजपा का नाम हो गया तो बड़ा शुद्ध हो गया वो। वही हालत अभी हाल फिलहाल में खट्टर का जो हरियाणा में हुआ, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हुआ। तो क्या अंतर पड़ता है इससे? लेकिन यह भक्तों के नजर में यह नजर नहीं आ रहा है। उनके दिमाग को इस तरह भर दिया गया, इस तरह बर्बाद कर दिया गया है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि उनका कल्याण नहीं हो सकता है। वह भले ही 25-30% हो, लेकिन अभी उन पर ध्यान देने के बाद के बजाय हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि जो बाकी 70 या 65% है, उनके द्वारा हम केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि पूरे व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई करें। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन की जो बात करेगा शायद वो ही कुछ नया कर सकता है। लेकिन अंधभक्ति कितनी है? एक रील वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे आजकल। एक दुकान पे एक शख्स जाता है, जाके कहता है 10 रुपए वाला चिप्स कितने का है? दुकानदार उसका मुंह देखने लग जाता है। वो फिर दोहराता है 10 रुपए वाला चिप्स कितने का है? दुकानदार भी समझ जाता है कि ये अंधभक्त है, वो कहता है 20 रुपए का। तो 20 रुपए देता है, खुशी खुशी चिप्स वहीं से खोलता हुआ खाता हुआ चलने लग जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सर, क्योंकि जिस इजराइल में जाकर नौकरी
करने के दौरान केरल का एक शख्स मारा गया, कई लोग घायल हुए, वहां पर और भारतीयों को भेजा जा रहा है जंग के दौरान। भारतीय यही तो मजबूरी है हमारी। एक जहां बेरोजगारी की भयानक है, गरीबी भयानक रूप से बढ़ रहा है, यह नजर नहीं आ रहा है जनता को, लेकिन जो वास्तव में झेल रहा है उसको यदि मौका मिल रहा है, और वह भी हम भारतीयों की नजर में। यूरोप में आप एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, स्वीडन से स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, आसपास जा रहे हैं, तो वहां ऐसी कुछ भी बड़ा चीज नहीं होता, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, वैसे ही होता है बिहार से उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग यदि विदेश जा रहे हैं, वो भी इजराइल जा रहे हैं, उनके दिमाग में इजराइल बड़ा भयंकर चीज है, हालांकि 6 महीने से लड़ रहा है और हमास जैसे छोटे से संगठन को खत्म नहीं कर पाया अभी तक। नजर आता है कि कितनी बड़ी ताकत, वो भी अमेरिका के मदद से। अमेरिका की मदद खत्म हो जाए तो इजराइल का नेस्तानाबूद होना अवश्यंभावी है। और वहां पे जाने को तैयार है, यो यूक्रेन जाने को तैयार है, भाड़े के सैनिक बनने को तैयार हैं। वहां पे एक छोटे मोटे, और जो अधिकांश लोग जा रहे हैं ये वह जा रहे हैं जो कि घरों के बनाने में काम करते हैं, ईंट पत्थर मिस्त्री वगैरह वगैरह काम करते हैं, वो लोग जा रहे हैं। मजबूरी बिल्कुल है। सही बात। दिमाग से लेकिन अंधभक्ति नहीं उतरेगी, आएगा तो कहना अनुपम खेर का मोदी ही। शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल आप जानते ही हैं राजस्थान के पोखरण में थे, तीनों सेनाओं का संयुक्त ऑपरेशन चल रहा था। उसी दौरान खबर आई कि जैसलमेर में एक जो लड़ाकू विमान है वो एक छात्रावास पे गिर गया है, जवाहर नगर इलाके में। जी हाँ, यह तेजस जहाज है, LCA लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, भारत का अपना बनाया हुआ। हालांकि इसमें और भी कुछ इंजन वगैरह वगैरह दूसरे के लगाए गए हैं, लेकिन मुख्यतः यह हमारा पहला फाइटर प्लेन है और यह उनका पहला एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट होना अब मतलब ऐसा नहीं है कि जरूरी है, लेकिन वह भी इंजन फेल हुआ है, यानी यह टेक्निकल फेलियर है। और जब इंजन फेल होता है तो पायलट ने कोशिश की होगी कि वैसे जगह लेके जाए जहां से कि घनी आबादी के ऊपर ना हो, और वह खुद ब खुद इजेक्ट कर जाए। पायलट ने इजेक्शन किया, बच गए हैं उससे छोड़ के, लेकिन यह जो उनकी कोशिश होनी चाहिए थी कि जैसलमेर में उस इलाके में करें, उसमें सफल नहीं हो पाए। क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन संभवतः ऊंचे हाइट पर नहीं होंगे उस समय, यह इंजन फेल हुआ होगा, जिसके कारण वो ग्लाइड करके नहीं कर पाए। और इसमें खोज खबर होनी चाहिए। जहां तक संयुक्त अभ्यास की बात है, उससे कुछ खास लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसे जगह पर अभ्यास की कोशिश होनी चाहिए कि ना हो जहां आसपास में घनी आबादी हो, और यदि करना मजबूरी है तो 2000 फीट के नीचे ना आए, जो कि एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, SOP है जी। चलिए दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं, इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब मीडिया ही नहीं दिखा रहा तो लोगों को भी जानने की जरूरत नहीं है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर ऋषि सुनक से बात की है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत पर काफी दबाव है। वह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो या IMA हो, जो भी है, उस पर दबाव रहा है। और यह खुलासा करना, खोलना, इसका लिबरलाइजेशन और ओपननेस जो भी है ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे तभी से शुरुआती हुई, 91-92 से। बीच में वाजपेयी आए तो और भी तेजी से हुआ, और अभी तो मतलब बेधड़क का, वह तो एक कहें तो वह राष्ट्रवाद का हिस्सा बन गया। यदि बेचा आप जा रहा है FTA खूब दबा के, सब बेच दो। सब बेच दो जी। और यही चीज चल रहा है, तो इन्होंने क्या बात की वो नहीं पता चला है। वो बातचीत वैसे अब इसमें देखें कि हमारे देश में चुनाव होने वाला है, इंग्लैंड में हम्म। भी देर सवेर होने वाला है। दोनों हम्म। के जहां तक जनता के सपोर्ट की बात है, वह बहुत बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इनकी मजबूरी है कि देश में कुछ ना कर पाए तो विदेश में दिखाएं कि हम वहां बहुत कुछ कर रहे हैं, और बिल्कुल कुछ सही। खास बात नहीं जी। चलिए बात कर लेते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की। एक खबर वहां से आई है कि वहां पे आसिफ अली जरदारी जो राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने बड़ा कलेजा दिखाया है। कह रहे साहब सैलरी नहीं लूंगा क्योंकि देश की हालत ठीक नहीं है। ये करीब 8.5 लाख रुपया इन्हें महीना मिलता था, जो 2018 के आसपास में की थे। अभी जो नए प्रधानमंत्री बने हैं शाहबाज शरीफ, वो भी नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे ये लोग, ऐसे भी ये करोड़पति नहीं, ये लोग मतलब अरबपति हैं। बहुत सारे पैसे हैं, और किस किस तरीके से प्रधानमंत्री राष्ट्र बने, पति बने, वह भी नजर आ रहा है। किस तरह से अमेरिकी खेमा में जा चुके वह भी नजर आ रहा है। किस तरह से इनकी कोशिश यह है कि अभी IMF से फिर से समझौता करके नए हम्म। लोन ले, उसका कितना हिस्सा इन्हें कमीशन में इनके पार्टी को मिलेगा वो हमें हम्म। नहीं पता है। और हम्म। IMF के लोन आने का मतलब है कि नया फंदा इनके गले में, पूरे पाकिस्तान में। ये तो बच जाएंगे, निकल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान
उसी दिशा में बढ़ रहा है जहां पहले ग्रीस और अभी हाल फिलहाल में हमने श्रीलंका में देखा था। यह सब ढोंग है और कुछ नहीं है जी। चलिए, खबर और है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पंजाब की जिस हरियाला जेल में इमरान खान बंद है, उसको सिक्योरिटी थ्रेट मिला है, जिसके चलते अब 2 हफ्ते तक कोई भी इमरान खान से नहीं मिल पाएगा। यहां तक कि केपी यानी कि खैबर पख्तूनख्वा जो इलाका पड़ता है, स्टेट है, वहां के मुख्यमंत्री को भी जेल जाने की इजाजत नहीं दी गई है। यह कौन सी सिक्योरिटी है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बल्कि उनके ऊपर खतरा वास्तव में है। एक्चुअली उनसे मिलने देना चाहिए, उनके अपने लोग आए बताएं भी कि क्या सिक्योरिटी खतरा है, इमरान खान के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। और सिक्योरिटी देने के नाम पर इन लोगों ने वहां के सारे स्टाफ बदल रहे हैं, नए सिक्योरिटी ऑफिसर्स और एजेंट्स लाए जा रहे हैं, और हर तरह की वो चीजें की जा रही हैं। ना बाहर का खबर अंदर आ रहा है, ना अंदर का खबर बाहर जा रहा है। मुझे लग रहा है कि इमरान खान को ही ये निपटाने के चक्कर में है। अब देखते हैं आगे क्या होता है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये अलग बात है कि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने अभी कह दिया कि 40 साल पहले जो मारे गए थे मिस्टर भुट्टो, वो गलत तरीके से उनको फांसी दी गई थी, लेकिन अब बदला तो जा नहीं सकता अदालत का फैसला। पर क्या उसके बाद इमरान खान को कोई राहत मिली? नहीं मिली। खैर, अगला रुख कर लेते हैं, जो आ रही है खबर रूस से। रूस में अचानक हमले कुछ तेज हो गए हैं, जिसके बाद यूक्रेन का कहना है कि हम ये हमले नहीं कर रहे, पुतिन विरोधी ये हमले कर रहे हैं। ये एक खास हमले की बात है। यूक्रेन से सटा हुआ उत्तर में जाएं तो रूस के दो प्रोविंस है, बेलगोरद और दूसरा नाम है कुर्स्क। इन दो जगहों में परसों सुबह सुबह तड़के या रात में इन्होंने बड़ी भारी संख्या में यूक्रेनियन फोर्सेस ने आक्रमण किया। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि हमारे फोर्सेस नहीं है, रूस के विरोध में जो पुतिन के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो हम्म। रूस को तथाकथित रूप से स्वतंत्र करना चाह रहे हैं, वो हम्म। लोग हैं। और विदेशों से आए हुए सैनिक हैं जो कि रूस के खिलाफ यूक्रेन के पक्ष में लड़ रहे हैं। हालांकि पूरी की पूरी इनकी ट्रेनिंग यूके और जर्मनी फ्रांस में हुई है। पूरी की हम्म। पूरी ट्रेनिंग और आर्म्स अम्युनिशंस इनको नेटो के द्वारा दिया गया है। और इन हम्म। लोगों ने आक्रमण किया है। ऐसा नहीं था कि रूस को इसका अंदेशा नहीं था, इसके हम्म। पहले भी इन्होंने कोशिश की है। हम्म। और इसका नतीजा यह हुआ कि इनके 250 से 300 सैनिक मारे गए, 4-5 टैंक भी बर्बाद कर दिए गए, और सब कुछ खत्म कर दिया गया जो भी इनका था। और जो बचे खुचे वो भाग लिए। पता नहीं उन मूर्खों के कब समझ में आएगा कि इस तरह से छोटे मोटे आक्रमण करके वो रूस को बर्बाद नहीं कर सकते जी। लेकिन धंधा तो कर सकते हैं ना, दूसरी पार्टी पैसा तो दे रही है ना, जब भाड़े का बन के लड़ना ही है तो। धंधा पूरा चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसकी कोशिश में एक तरफ यह भी देखें, जो मैं कहना भूल गया, कि पूर्व दिशा में यानी पूरे मारिंका, यदि हमारे सुनने वालों को पता हो, उसके ऊपर और दिवका और बाखमुत, इन तीनों क्षेत्रों में रूसी सेना बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। और इसका नजर हटाने के लिए, कोशिश करने के लिए उन्होंने ये छोटी सी कोशिश की। उनको शायद उम्मीद था कि रूस के सारे सैनिक उधर भागेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। रूस पूरी तरह से तैयार है, और धंधा जितना भी चले, यूक्रेन अभी हार रहा है जी। चलिए, अब बात करते हैं अमेरिका की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आजकल प्रचार में लगे पड़े हैं जोरों शोरों से। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत मिल चुकी है, चुनाव वो लड़ सकते हैं। बाइडेन का भी कल क्लियर हो गया है कि वही कैंडिडेट रहेंगे। तो उन्होंने बयान दे दिया है और हिटलर को बड़ा महान बता दिया है। यह अजीब बात है। मैं इसलिए देखने लग गया था कि मैंने एक नोट किया हुआ है कि पाकिस्तान में जब हमारे उस समय के नेता थे एल के अडवाणी गए थे, तो उन्होंने जिन्ना की प्रशंसा की थी। तो जिन्ना में कुछ प्रशंसा करने लायक बातें थी। जो भी था, हम्म। पाकिस्तान बटा वो जिन्ना के अकेले कारण नहीं था। यहाँ के कांग्रेस और यहाँ उस समय के जो आरएसएस है, वीएसपी थे, सबका उसमें हाथ था, जो भी है। अब हम आते हैं इस पे। जहां तक हिटलर की बात है, पता नहीं इनको क्या नजर आया, लेकिन ये दो बातें कहते हैं। एक तो ये कि हिटलर ने पूरे जर्मनी की इकोनॉमिक व्यवस्था को रिस्टोर किया और बड़े तेजी से आगे बढ़ाया। उसका बाप रे। नतीजा हम देख रहे हैं। और हाँ। दूसरा कहते हैं को टफ गाई था, ने बड़े मजबूत आदमी थे। इसी इसी के दुर्भाग्यवश, चूंकि हमारा नेता, जो कि हमारा एक वास्तव में दुश्मन है, और जितना हाँ। ही टफ है हमारे लिए उतना ही कष्ट है, यह हाँ। अमेरिकी जनता को समझना चाहिए। हमें टफ गाय नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक गाय, डेमोक्रेटिक आदमी, गाय मतलब इंसान, हमें हम्म। वैसा इंसान चाहिए, ना कि ये क्या टफ इंसान। अपने बारे में बता रहे हैं और जनता को कह रहे हैं देखो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? कोशिश तो उनकी वही अपना दिखा रहे हैं कि एकमात्र वही हैं जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करने की में सक्षम है। जहां तक दूसरे इनके विपक्ष में हैं, बाइडेन बूढ़े हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, उनसे कुछ होगा नहीं, और यही करेंगे। इनकी कोशिश वही है
जी कैपिटल हिल पे जो इन्होंने हमला कराया था वो भी उसी क्रम का हिस्सा था। बिल्कुल इसी का हिस्सा था। हालांकि अब उसे इनकार कर रहे हैं, क्योंकि स्वीकार करें तो यह जेल में चले जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और जहां हम्म, तक बाइडेन इनके ऊपर मजाक बना रहे हैं हिटलर की प्रशंसा करने पर, हम्म। बाइडेन खुद ही जेलेंस्की को मदद कर रहे हैं, जो कि हिटलर का समर्थक है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दोहरे चेहरे हैं लोगों के। लेकिन लोग जब नेताओं के अंधभक्त बन के चलने लग जाए, मैं कहता हूं किसी क्रिकेटर का अंधभक्त बन जाओ, किसी फिल्म स्टार का अंधभक्त बन जाओ, लेकिन किसी पत्रकार या किसी नेता का कभी अंधभक्त नहीं बनना चाहिए, भक्त भी नहीं बनना चाहिए। खैर, अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। गाजा से जुड़ी हुई खबरों का रुख कर लेते हैं। पहला जो इसमें अपडेट है मेरे पास वो ये है कि ओमान की खाड़ी में ईरान ने रूस और चाइना के साथ मिलकर नौसेना का एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज किया है। जी हाँ, इनका एक्सरसाइज चलता रहा है। पहले भी 4 हो चुके हैं, यह संभवतः 5वां है। 16 मार्च से शुरू होने वाला है नेवल एक्सरसाइज। और इसका एक चीज यही दिखता है, यदि चीन उसमें शामिल है तो चीन की कोशिश है कि उनके जो जहाज जा रहे हैं उन पर हुतीज आक्रमण ना करें, या यदि दूसरे कुछ समुद्री डाकू जो अभी हाल फिलहाल में बढ़े हैं सोमालिया की तरफ से, उनसे सुरक्षा ली जाए। और अंततः यह भी है कि चीन की कोशिश है कि ईरान के साथ जितना नजदीकी आ सके, और रशिया तो खैर है ही ईरान के साथ, इनकी यही कोशिश है। और एक दूसरे के अस्त्र एक दूसरे के साथ इस्तेमाल हो सके, इंटर ऑपरेबिलिटी कहते हैं, यानी उसका बंदूक है तो उसमें हमारा कारतूस शामिल हो सके। जी इसे आप ऐसे भी तो कह सकते हैं ना सर, ये लोग जानते हैं कि ईरान एक क्षेत्रीय ताकत बन चुका है, उसके जरिए धंधा क्रिएट किया जा सकता है, तो उसको थोड़ा ओबलाइज भी करें, उसके साथ खड़े हुए दिखाई भी दें। यह बिल्कुल है। और अभी जो मिडिल ईस्ट में पूरा मतलब एक युद्ध चल रहा है भिन्न भिन्न जगहों में भिन्न भिन्न तरीकों से, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण यह एक्सरसाइज है। जी चलिए, खैर अगली खबर का रुख करते हैं। बीबीसी का कलेजा हिल गया है, उसके पत्रकारों को ना जाने कहां से कोई दिव्य ज्ञान हो गया है, और वो कह रहे हैं साहब पिछले 15 फरवरी को ना जी, नासिर अस्पताल को ना इसराइल के फौजियों ने बहुत बेरहमी से कुचल डाला था, बर्बाद कर दिया था, डॉक्टरों तक को नहीं छोड़ा था। हाँ, बीबीसी को मजबूरन, चूंकि लगता है कि उसका उसके देखने वाले लोगों की संख्या में घटती आई है, अल जजीरा वगैरह में काफी बढ़ोतरी हुई है। और कुछ वीडियो जो कि इजराइल के सैनिकों ने, यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट कर्नल का भी है जिस वीडियो की चर्चा कर रहा है बीबीसी, और वह भी बता रहा है कि इनको मार दो, बर्बाद कर दो। इस स्तर के सैनिक अधिकारी यदि ऐसा कर रहा है, अब उसकी मजबूरी हो गई कि इसकी बात करे। और जो दिखा रहे हैं वो हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। अंडर पैंट में जिस फिलिस्तीनियों को पकड़ रखा है नील डाउन करा के, ये कान पकड़े हुए, बड़े बुरे हालत में, खून भी निकल रहा है, और हम जिसको कहीं से भी हम दिखाने की हालत नहीं है, उनको बीबीसी को देखकर कलेजा तो नहीं पिघला, इनकी मजबूरी है, ताकि लोगों को जहां उनकी मति भ्रम कर रहे हैं और लेकिन लोग भाग रहे हैं, उनको किसी तरह अपने साथ लेके आए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये भी अपना धंधा ही ढूंढ रहे हैं भाई। व्यूवर भाग जाएगा तो करोगे क्या? हम्म। ऐसा नाच दिखाओगे क्या जो कोई देखने वाला ही ना हो, कि कुछ चंदा वगैरह उछाले, पैसा दे। खैर, अब रुक करते हैं अगली खबर का जो हमारे पास आ रही है, इसराइल की अंदरूनी राजनीति से जुड़ी हुई। पहले गैंट्स की पार्टी को छोड़ दिया, और फिर नेतन्याहू से कहा भाई मुझे तो अलग से मंत्री बनाओ। कौन है ये साहब? ये इनका है जिदोन यार। ये तकरीबन वैसे ही हैं जैसे हमारे यहाँ के दल बदलू नेता होते हैं, जैसे पहले भूतपूर्व पासवान थे, जो भी सत्ता में है उसका हम्म, उसके पक्ष में चल जाते थे, मंत्री बने रहते थे, वैसे ही है। हम्म, इनको पता नहीं कहीं से ये नजर आ रहा है कि अभी हमें जो है नेतान्याहू के पार्टी के साथ आना चाहिए, इसलिए उधर से छोड़ के इधर आ गए हैं। अंतर कुछ नहीं पड़ता, उनके विचार वही हैं, तीनों की तीनों वही हैं। जिनको छोड़ा है वह भी वही हैं, जिनके साथ जा रहा है वह भी वही हैं। ये सारे जियोनिस्ट रिजीम के हिस्सा हैं, लेकिन इनको सत्ता में रहना है, जिसके लिए सब ये ड्रामा कर रहे हैं, और कुछ बात नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये जो बिटूरी ने बात कही है और कहा है कि 7 अक्टूबर के दिन असल में आईडीएफ ने नेतन्याहू को नीचा दिखवा दिया। एक ये बताते हैं कि आईडीएफ के चीफ ने नेतन्याहू को रात में जब आक्रमण हुआ उस समय नहीं बताया, सुबह में बताया। सुबह हम ये टाइम भी देते हैं अपने किसी वीडियो के समय, 6:29, 6:30 मानिए, 1 मिनट का क्या है, उस समय क्यों किया। यानी ये बिल्कुल हक्का बक्का हो गए थे, हताश हो गए थे, कुछ भी करने के हालत में नहीं थे। और जगाने की बात, जब इस तरह का आक्रमण हो गया तो क्यों नहीं जगाया। और पूरे के पूरे आईडीएफ यानी इसराइल की फोर्सेस असफल रही उस हालत में, जिसके कारण उनके 1,000-1,200 जो भी मारे गए, कितने लोग कैप्चर हो गए, 200-250 लोग। और इस तरह से नेतान्याहू को नीचे दिखाया। ये जो भी बोल रहे हैं नेतान्याहू उसके हिस्सा हैं,
ऐसा नहीं होगा कि नेतान्याहू को नहीं पता चला। यदि ऐसा है तो आईडीएफ के चीफ को हटाएं, उन पे इंक्वायरी करें। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर कुल मिला के माहौल ये बनाया जा रहा है कि नेतन्याहू ने किया, नेतन्याहू ने वो किया, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे तमाम और देश हो, यानी उसको बलि का बकरा बना के उसे हटा के किसी और को बैठा दिया जाएगा। पर इजराइल कहीं नहीं जाने वाला है और ना ही इजराइल की सपोर्ट करना ये लोग छोड़ेंगे। 8 अमेरिकी सीनेटर्स हैं, उन्होंने एक आवाज उठाई है, कहा है कि हमें इजराइल की मदद करना बंद कर देना चाहिए। सवाल यह है कौन है ये बाइडेन के पार्टी के डेमोक्रेट्स की ही हैं 8 जी और उसमें एक बर्नी सैंडर्स भी है जिसका नाम आप लेते रहे हैं। जी जी जी। ये मतलब काफी प्रोग्रेसिव है हाँ। और इन्होंने आवाज लगाई है कि अमेरिकी संविधान में यह लिखा हुआ है कि हम किसी देश को, जैसे अभी हाल फिलहाल में अभी जो इजराइल की चर्चा हो रही है, वहां पे यदि ह्यूमैनिटेरियन एड्स, मानवीय आधार पे यदि कुछ हम मदद करना चाहते हैं, उसको हम्म, रोक लगाता है, तो उस देश को यानी इजराइल को हमें किसी भी तरह की मदद नहीं करनी चाहिए। हम्म, इसका उन्होंने लिखित रूप से दिया, लेकिन इसके जवाब में जो जेक सुलिवान बार बार आते हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमने टेम्पररी पायर यानी जेट्टी बनाया, यानी समुद्र से जो अभी माल जाने वाला है जहाज से साइप्रस से, वो किया हुआ है। ऊपर से हवा से भी गिराया हुआ है, जमीन से भी एक जगह गिराने की हमारी कोशिश चल रही है। तो ऐसा नहीं कि हम मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह असली मुद्दा को ये जो 8 इन सीनेटर्स ने जो लगाया है कि यदि इजराइल वहां मदद करने में रोक लगा रहा है, आप जो भी कर रहे हैं, आप जिस तरह से भी मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां लाखों लाख है वहां कुछ 100 के लिए भेज रहे हैं, वह अलग बात है। लेकिन यदि इजराइल आपको विरोध कर रहा है, नहीं पहुंचने दे रहा आपकी मदद को, उस हालत में आपके संविधान के हिसाब से आप किसी भी तरह के मदद देने के लायक नहीं है इजराइल को, जो कि यह बाइडेन सरकार नहीं मानेगी, ना मान रही है। जी। लेकिन कल अगर आपने जैक सुलिवन को सुना हो तो पत्रकारों ने उससे एक बात की कि भैया जो ये जो टेम्परेरी पोर्ट बनाओगे ये किसके अंडर में रहेगा, तो उसने कहा इजराइल के अंडर में रहेगा। कि राहत सामग्री वहां से कौन बांटेगा, तो इजराइल बांटेगा। तो आप समझ सकते हैं क्या ये करने जा रहे हैं फिर से। इसकी चर्चा हमने की थी कल या परसों, जब हमने बातें की थी। यह सारा इजराइल के ऊपर ही निर्भर है। बल्कि हम्म, यहां तक भी मैंने कहा था कि यह जो नया रास्ता खुल रहा है, जी। इसमें केवल सामग्री के अलावा, मानवीय सामग्री के अलावा और भी कुछ सामग्री आएंगे जो कि हम्म, इजराइल को मदद करेगा, ना कि हमास या फिलिस्तीन के लोगों को करेगा। जी। बिल्कुल कायदे की बात है, क्योंकि ये लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो दिखने में कुछ हो, लेकिन असल में वो पर्दे के पीछे कुछ और ही है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पे रोशनी डाली और अन्य भक्तों को जो है जगाने की ये कोशिश की, या ये कोशिश की कि भाई उनको छोड़ के जो बाकी लोग बचे हैं कम से कम उन पे सही से फोकस कर पाए विपक्षी पार्टियां। हालांकि इतना आसान नहीं है, चारों तरफ मीडिया पे कब्जा जिन लोगों का है, जिनके पास पैसा है, ईडी है, सीबीआई है, सब कुछ है, वो सोचने ही नहीं दे रहे लोगों को कुछ और। लेकिन फिर भी अपनी कोशिशें तो हम कर ही सकते हैं, आपके सामने एक नजरिया रख ही सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।